हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। हम एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट ओल्ड पेपर का सेट 101 आज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ओल्ड पेपर हम पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 8 सितंबर 2017 का पेपर हमने स्टार्ट किया था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। इसके दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। ये अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट 99 देखिए, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट 100 में हमने अगले टॉपिक को कवर किया था और आज हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। जी हाँ, ये हमारा इस पेपर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के हम 30 प्रश्न जो है वो इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलने दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्यू पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के स्वरूप ये जो दे रखा है इसको हमको व्यक्त करना है। तो इसको हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। जैसे 5/2 की घात -1 दे रखा है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए ऋणात्मक घात को धनात्मक घात बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो परिमेय संख्या है उसको उल्टा करके लिखना है। जैसे 5/2 को हम क्या लिख देंगे, 2/5 लिख देंगे। ठीक है। माइनस, अब देखिए पावर -1 है तो ये पावर 1 हो जाएगी। तो पावर 1 में लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। ठीक है ना, इतना तो आप सभी जानते हैं। अब 1/2 की पावर -1 है, यानी इसको भी हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। और इसकी भी पावर 1 है तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। पहले तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा बटेगा। फिर ये 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। माइनस का 8/5। ठीक है। अब माइनस का 8/5 जो है वो हमारा मान आया है ब्रैकेट का। ब्रैकेट की पावर क्या दे रखी है, ब्रैकेट की पावर ये देखिए, ब्रैकेट की पावर -2 दे रखी है, यानी कि इसकी पावर क्या है, -2। तो पहले तो इसकी पावर को प्लस का बनाते हैं। ठीक है ना, प्लस का बनाने के लिए क्या करना है, इसको उल्टा करना है, यानी 8/5 को हम क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। और घात पिछली बार एक ही थी, इनकी घातें एक थी इसलिए हमने यहाँ लिखी नहीं, लेकिन इसकी घात 2 है तो 2 तो लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25/8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। 25/64 हमारा आंसर है। 25/64 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सारे ऑप्शन आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे। 25/64 जो है वो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न चित्र में ए बी और सी डी दोनों समांतर है। ये ए बी और सी डी, ये देखिए जो दो सीधी रेखाएं हैं ये समांतर को दर्शाती है। कौन दे रखा है, ए बी ई बराबर 40 डिग्री, ए बी ई, अर्थात ये जो कौन है ये 40 डिग्री है। ठीक है। सी डी ई बराबर 75 डिग्री, सी डी ई ये जो कौन है ये 75 है। तब वो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए, आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी होगी, ये जो है बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो है वो दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि 40 और 75 का योग जो है वो x का मान होगा। तो क्या है, 40 और 75 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 7 और 4 11, 115 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है ना। एक बात और, अगर आप हमारे वीडियोस में नए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैं मेरे हर वीडियोस में कहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने स्तर पर हल कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके हमारे हल से अपना हल मिलाइए। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बस बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं सीखी जा सकती। ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये आप ही के लिए बनाई जा रही है, आपकी सिलेक्शन हो यही हमारी कामना है। तो इसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके इन सवालों को हल कीजिए और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ना, अगर आप हल ही नहीं करेंगे तो खाली देखने से तो आप सीखोगे नहीं।
हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंडर रूट 3 में ही पूरी इक्वेशन दे रखी है, इवन रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अंडर रूट 3 को हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना, और बाकी सबको हम सोल्व कर लेते हैं। तो बाकी सबको हम सोल्व करेंगे तो 8 कट जाएगा 64 से, कितनी बार में 8 होती 64, ठीक है ना। ये 3 दशमलव है तो 3 दशमलव भी हट जाएगी, दशमलव से दशमलव हट जाएगी, 8 होती 64 हो जाएगा। ये वाले जो दशमलव है ये ऐसी कैसी बनी रहेगी, तो 8 का इस दशमलव में गुणा करेंगे तो 0.0008 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ जो 0 लिखा हुआ है 0.008। अब जो सभी की पावर रूट 3 थी, अब इसका क्यूब हम अंडर रूट क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा इसका अंडर रूट क्यूब, 8 का अंडर रूट क्यूब बनता है 2, और जो घात 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो अब क्यूब अंडर रूट है तो दशमलव भी क्या हो जाएगा, 3 की जगह 1 ही आ जाएगा, तो 0.2 हमारा आंसर है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करते हैं। अब देखिए निष्प्रभावन समझ में नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी में देखिए न्यूट्रलाइजेशन की बोल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पढ़ा होगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अम्ल और क्षार जो आपस में मिलते हैं उस अभिक्रिया को ही हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, एक लवण और जल बनता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूँ। इक्वेशन है जैसे कि हमने हम एक अम्ल को ले लेते हैं और एक क्षार को ले लेते हैं, एक NaOH ले लिया, ठीक है ना। सबसे सिंपल उदाहरण जो निष्प्रभावन का हर एक एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, NaOH प्लस HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, मतलब ये एक अम्ल है और ये एक क्षार, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है ना। ये सबसे ही सिंपल इक्वेशन है इस अभिक्रिया को समझाने की। ये निष्प्रभावन अभिक्रिया की एक इक्वेशन है, इसमें एक क्षार और अम्ल दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बन रहा है, ये नमक का सूत्र है NaCl और ये पानी का सूत्र है H2O, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो ये निष्प्रभावन अभिक्रिया है, इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, लवण और जल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2650 रुपए अंकित मूल्य वाली मेज की बिक्री एक नियत छूट के बाद कितने रुपए में हो जाती है, तो छूट की दर होगी। तो इसको मैं आपको शॉर्टकट करने के लिए बताता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कितने रुपए का अंतर आ रहा है, छूट के बाद वो कितने रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 400 सॉरी 530 का, 530 का अंतर आ रहा है, 530 का अंतर आ रहा है। तो आप देख लीजिए 2650 का कितना प्रतिशत 530 है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 2650 का अगर आप 1% निकालते हैं तो कितना निकलता है, 1% निकलता है 26.5, 26.50 ये निकलता है ना। तो 10% कितना निकलेगा, 265, और 20% कितना निकलेगा, 530, ठीक है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। इस विधि से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप को मैं किसी और विधि से भी करवा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में कह दीजिएगा कि सर आप इस क्वेश्चन को किसी और विधि से करवाइए तो मैं करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सभी के समझने की अलग अलग, भाई किसी ने किसी अदर विधि से कर रखा हो और मैं उसको किसी और विधि से करवा रहा हूँ तो मैं आपके लिए दूसरी विधि से भी ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या 8 बढ़ा दी जाए तो निर्मित संख्याओं के मध्य अनुपात 6:7 होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मूल संख्या मान ली 24 है, तो उनके मध्य अनुपात क्या है, 4:5 है। तो अगर मूल संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या अगर 24 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना। अब ये 30 कैसे आया, मैं 4 का 24 में भाग दिया, 4 से 24, 25 30,
छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या 8 बढ़ा दो, तो 24 में 8 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 32, और 30 में 8 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 38। तो अनुपात 6:7 हो रहा है क्या? देखिए आप काटिए इसको, 16 दूनी 32 और 19 दूनी 38, अनुपात तो इसका 16:19 आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखिए 16, तो दूसरे छोटी संख्या अगर 16 मान लेते हैं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 तो 16, 4 पंजे 20, बड़ी संख्या हो जाएगी 20। अब वो बोल रहा है कि 8 बढ़ा दी जाए, तो 8 बढ़ा दीजिए, 16 में 8 बढ़ा देंगे तो 24 हो जाएगा, अनुपात 20 में भी 8 बढ़ा देंगे तो 28 हो जाएगा। अब इसको काटिए आप, अनुपात निकालिए, 4 छंग 24 और 4 7 28, 6:7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अर्थात सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, इसको भी आप दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। देखिए मैथ्स करने के लिए आपके पास बहुत सारी विधियाँ हैं। मैथ्स जो है एक विस्तृत सब्जेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ने इस विधि से करवाया, ये विधि हमको आते हैं गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी विधि से, आपके दोस्त भी अलग विधि से करते हैं, आप किसी अलग विधि से करते हैं, तो कॉमन है। 16x² माइनस 24x प्लस 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए? तो देखिए ये बहुत सारे क्या करते हैं, इक्वेशन को देख के करवाया जाता है, घबराना नहीं है आपको। इस टाइप के 90% क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ संख्या पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि 5 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें क्या जोड़ना चाहिए। आगे आगे को भूल जाइए, आगे का जो भी लिखा हुआ उसको भूल जाइए। 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो क्या जोड़ेंगे 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? 3 जोड़ेंगे क्या? 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 क्या वर्ग है? नहीं। 5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 क्या वर्ग है? नहीं। 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 10 क्या वर्ग है? नहीं। 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 9 जो है वो वर्ग है, किसका वर्ग है 9? 3 का, 3 का वर्ग आता है ना 9, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत सिंपल, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AOB बराबर 32 डिग्री, तो OBC क्या होगा? देखते हैं इसको, ABCD बनाते हैं पहले। ये हो जाएगा A B C और D। ये बोल रहा है ABCD आयत, मैंने आयत बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि AC और BD विकर्ण बना देते हैं, तो चलिए इसका विकर्ण बना दिया AC और BD, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। तो AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं यदि कोण OAB बराबर 32 डिग्री, OAB बराबर 32 डिग्री, सॉरी OAB बोल रहा है, ये होगा OAB 32 डिग्री। अब पूछ रहा है वो OBC का मान क्या होगा, OBC का मान निकालना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब आगे तो आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग करना है, करके बताइए, और मुझे 8th क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में दीजिए। मैंने आपको पूरा विस्तार से समझा दिया है, बस आपको जोड़ घटा भी करना है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 8,000 रुपए का के कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाएगा? तो इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करके मैं आपको देता हूँ, सोल्व करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें बोल नहीं रखा है इसने कि चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, तो बहुत सारे क्या करते हैं क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ही लगाना है। जहाँ अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है तो आपको 90% केसेस में चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। तो ये सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो रहा है 9 2, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन दे रखा है 8,000, ठीक है ना। और क्या दे रखा है 1 प्लस आर, आर का मतलब दर, दर पता नहीं है, दर तो हमको निकालनी है, बटे 100 घात, वर्ष कितने हैं 3, घात हो जाएगी 3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको तो कर सकते हैं ना। चलिए एक तो मैं करवा देता हूँ आपको। ये 8,000 क्या हो जाएगा, 9,261 के बटे में चला जाएगा, इसी में कर देता हूँ करेक्शन। 8,000 इधर गुना में है तो यहाँ चला गया,
ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी आपको क्यूब बनाना है सिमिलर दो। तो ये 926/8000 किसका क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है 21/20 का क्यूब। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि 25 तक आपको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए। 21/20 का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है 21/20 बच रहा है। ये जो 1 प्लस में है ये इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 21/20 माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, r/। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से कम 20 और 21 में से 20 घटेंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1/20 बराबर r/100, यही लिखूंगा ना यहाँ पे। अब ये बटे में जो 100 है इसको मैं उधर गुणा में भेज देता हूँ, इसको 20 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो 5% जो है वो आपका दर आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस दर के आधार पे मूलधन का अभ्यास निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको, विच्छेदन निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगला सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ध्वनि जो है उसकी गति सबसे तेज होती है ठोस में। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठोस है, जल तो द्रव है, वायु भी द्रव है, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, तो माध्यम बच रहा है ठोस केवल स्टील। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मुख्य घटक आप सभी को पता है कि मीथेन है। अब ऑप्शन सॉरी कमेंट में आप मुझे बताइए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, बाकी ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पता है O2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। देखिए ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आपके क्वेश्चन इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपके पेपर में आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है ना, तो मीथेन का फॉर्मूला आप मुझे बताइए। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, आप कमेंट करेंगे ढूंढेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो उससे क्या होगा कि आपको ये आंसर हमेशा रिमेंबर रहेगा, हमेशा याद रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे आंसर पूछा है, जरूर मुझे कमेंट करिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 20184 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 20184 बहुत बड़ी संख्या है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ट्रिक से कीजिए, दिमाग से कीजिए। तो यहाँ क्या है 20,184, 20,184 के आसपास आप कौन सा वर्ग बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 100 का वर्ग बनाता हूँ तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, यही होगा ना, ठीक है ना। तो हाँ, तो हमको क्या करना है, देखिए ये 100 का वर्ग है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से 110 का वर्ग क्या हो जाएगा, 110 का वर्ग हो जाएगा 121 और पीछे डबल जीरो, यही आएगा ना। तो हमको आगे के अंक देखने हैं, 201 आ रहा है, तो 201 के समथिंग आप करते जाओ, जैसे कि 12 का 144 होगा, 13 का 169 होगा, 14 का 196 होगा, तो 14 यानी कि 140, 114 का स्क्वायर क्या हो रहा है 196 डबल जीरो, ठीक है ना। देखिए आप रट नहीं सकते, हो सकता है इससे भी बड़ी संख्या आपके पास आ जाए। बहुत सारे क्या करते हैं कि इस पेपर में ये आया है तो इसको हम याद कर लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन वहाँ पे बैठे कि आपको समझना होगा, कुछ तो आपको करना ही होगा, सब कुछ याद करके नहीं कर सकते। 19600 जो है वो इसके आसपास की संख्या, ठीक है ना। अब 140 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, 145 का स्क्वायर भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना पीछे 5 होता है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 25 होगा पीछे, और आगे क्या होगा 14 गुणित 15 आना चाहिए। 14 गुणित 15 क्या होगा, 15 चौक 60 और 15 और 6 21, ये 21 0 25 हुए 145 का स्क्वायर। अब देखिए ये 201 184 जो दे रखा है, ये देखिए 201 184, ये इन दोनों के बीच की संख्या है ना, बीच की संख्या मतलब 140 से 145 के बीच में कोई वर्ग है, 141 42 43 44, इनमें से कोई एक वर्ग है, वो इसका आंसर रहेगा। ये किसका वर्ग हो सकता है,
वो निकालने के लिए या तो फिर आप 141 से 44 तक के वर्ग निकालिए। उससे भी सिंपल मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है 34 घटाना, यानी कि 4 में से 4 आप घटाएंगे, इकाई का अंक देखिए सबसे, इकाई का अंक 4 है, 4 में से 4 को घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 वाला तो सिर्फ यही है, इसके अलावा आप 1 से लगा के 4 तक किसी का भी स्क्वायर करोगे, अर्थात 141 का स्क्वायर करोगे, पीछे 1 आ रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका इकाई का अंक 1। 2 का करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, 3 का करोगे तो 3 का 9 होना चाहिए, 4 का करोगे तो 4 चौक 16 का 6 होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 0 तो इनमें से किसी में भी नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हमारा आंसर हो। ये भी सेम वही इकाई का अंक, इसमें भी 4 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 20 है, पीछे 0 है, यानी कि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, और 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 142 का स्क्वायर में इकाई का अंक 4 आएगा। 30 घटाएंगे तो भी 4 आना चाहिए, ठीक है ना, 4 में से 0 घटा रहे हैं 4, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 4 यहाँ भी हो रहा है, 142 का स्क्वायर ही जो है वो हमारा आंसर होगा। 142 का स्क्वायर आप निकालिए, 142 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो 120,164 होता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या घटाऊंगा मैं कि ये आ जाएगा, तो आपको ही तो पता है, इसमें से 20 घटाऊंगा, 184 में से 164 लाने के लिए 20 तो घटाएंगे। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, अगर मैं खुद अपने स्तर पर इसको करता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 सेकंड या 50 सेकंड का आता होगा, अगर आपको समझ में आ गई। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को सामान्यतः कोशिकी हाउसकीपर कहा जाता है। ये देखिए, कोशिकी हाउसकीपर समझ में नहीं आ रहा हो तो सेल्यूलर हाउसकीपर, और ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आत्मघाती थैली, ये तो सभी रटते हैं अच्छे से। इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको और इंटरेस्टिंग सब बता देता हूँ कि इसको आत्मघाती थैली या कोशिकी हाउसकीपर क्यों कहा जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है, कोशिका का आमाशय भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का आमाशय क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आमाशय कार्य करता है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि लाइसोसोम के बारे में कुछ तथ्य आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नोट करने जैसा लगे तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है, कुछ नया है तो प्लीज़ उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और डेली उसको रिवाइज कीजिए। तो लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ध्यान रखिए लाइसोसोम किससे बने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो लाइसोसोम बने होते हैं मेम्ब्रेन से। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम किसकी, सॉरी, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो इसकी खोज 1958 में क्रिश्चियन डी डुवे ने की, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का अचानक हिलना तथा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं, सभी को पता है, अद्वितीय भूकंप कहा जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, ऊतक के बारे में कौन सा सत्य नहीं। तो ऊतक के बारे में मैं आपको पहले तो बता दूं कि ऊतक होते क्या हैं। तो जैसा कि ऊपर हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, तो कोशिकाओं से मिलकर, जैसे कि हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग कोशिका होता है, छोटी ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाएं मिलकर बनाती है ऊतक। जैसे कि आप अपने हाथ या पाँव या रक्त को देख लीजिए, तो ये सभी जो है ये ऊतक है, ठीक है ना। तो ऊतक जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब ऊतक किसकी इकाई है, कोशिकाओं की इकाई, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऊतक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है वो देखना है। तो एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, ये तो सही बात है, बिल्कुल ये तो होता है ना। जैसे कि हमारी चमड़ी है तो एक साथ क्यों रहती है, ऐसा थोड़ी है कि भाई थोड़ा सा भाग कहीं दूसरी जाए, थोड़ा सा भाग कहीं दूसरी जाए। जैसा रक्त है तो रक्त में बिल्कुल साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम खुद ही बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, होते हैं ना। जैसे ही मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, हमारी जो चमड़ी होती है वो, और रक्त, दो ऊतक तो मैंने बता ही दिया, तो ये भी बात सही है। हमको गलत ढूंढना है, ज्ञान सत्य नहीं है वो ढूंढना है। एक समान कार्य करना, पर ये गलत है। बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक पाया जाता है, ये बात गलत निकली है ना, मैं भी आगे जा रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे देख लीजिए अगले ऑप्शन में, एक समान कार्य करना, तो एक समान कार्य करते हैं, जैसे हमारे पूरी चमड़ी का एक ही कार्य रहता है ना, और पूरे रक्त का जो कार्य है वो भी एक ही। एक समान दिखना,
बिल्कुल एक जैसे ऊतक एक समान दिखते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे आपके हाथ की चमड़ी अलग दिख रही है, पाँव की चमड़ी अलग, बिल्कुल एक समान दिखती है, वो चमड़ी जैसी होती है। रक्त जैसे आपका उंगली में लगी और जो रक्त निकला वो भी लाल है, पाँव में लगेगी और रक्त निकलेगा वो भी लाल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। करते हैं हमारा अगला प्रश्न। गलत मिलान को चिन्हित कीजिए। स्थायी ऊतक दृढ़ोत्तक होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड नीतन होता है, नीतन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, बिल्कुल है। एरेनकाइमा स्थानीय प्रगाढ़। अब देखिए एरेनकाइमा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एरेनकाइमा का हिंदी अर्थ होता है वायु उत्तक। वायु उत्तक किसमें पाए जाते हैं पता है आपको? वायु उत्तक पाए जाते हैं जो आपने देखे होंगे पानी के अंदर रहने वाले जो जीव है उनमें पाए जाते हैं वायु उत्तक। तो वो स्थानीय प्रगाढ़न नहीं करते हैं, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर है, हमको गलत मिलान ही देखना है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रधनुष के रंग प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशिकी उपकरण में से गुजरना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? सभी जानते हैं उसको प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। प्रिज्म इस प्रकार की कुछ आकृति होती है, 3D आकृति है तो वो बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए इसी प्रकार की एक आकृति होती है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी बी को एक्स प्लस सी से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको भाग देना नहीं आता तो ए एक्स प्लस सी में इन सबका बारी बारी से गुणा कर दीजिए। जिस भी ऑप्शन से आपको ये प्राप्त होता है, यदि ये दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन आप कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको करके बता दूंगा। भाग करके बताना है तो भी बताइए, गुणा करके समझाना है तो भी बताइए, दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर से वही पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो बना लेते हैं। फिर वही इसमें भी ठीक करना है, ठीक करना भी बना लेते हैं। अब नामकरण करते हैं। पी क्यू आर एस है तो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? पी आर तथा क्यू एस, ये पी आर तथा क्यू एस है, दिखा मिलते हैं बिंदु ऊपर मिलते हैं, बिंदु ऊपर हमने मिला दी। ओ एस बराबर 18 है, ओ एस बराबर 18, ओ पी बराबर 12 है, ओ पी बराबर 12, ओ क्यू बराबर एक्स प्लस वाई, ओ क्यू बराबर एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओ आर बराबर वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4 हो जाएगा, सब कुछ तो इसमें दे ही रखा है। एक्स और वाई के मान निकाल लें। तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आए तो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि उसमें जो ये विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ एस का जो मान है वो ओ क्यू के बराबर होगा, ओपी का जो मान है वो ओ आर के बराबर होगा। तो हम ओपी बराबर ओ आर करके वाई का मान निकाल लेते हैं। वैसे तो मौखिक कर सकते हैं इसको, जैसे कि ओपी का मान 12 है तो ओ आर का मान क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, यानी कि 4 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 12 आएगा। वाई का मान 8 जोड़ूंगा तो वाई का मान क्या है? वाई का मान आ गया 8, ठीक है ना। 8 प्लस 4 12, और ये भी 12, यही तो बोला मैंने। तो ये समद्विभाजित करता है, ओपी का मान और ओ आर का मान बराबर होगा। इसी प्रकार से ओ एस का मान और ओ क्यू का मान भी बराबर होगा। वाई का मान तो हमारे पास आ गया 8, मैं आगे लिखता हूँ। तो 8 में क्या जोड़ूंगा मैं कि 18 आ जाएगा, तो 8 में 10 जोड़ूंगा यानी कि एक्स का मान हो जाएगा 10। तो ओ एस का मान भी 18 और ओ क्यू का मान भी 18, तो एक्स का मान आ गया 10 और वाई का मान आ गया 8। तो देख लेते हैं 10 और 8 फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। तो ये तो सबसे सभी को पता होगा मेरे हिसाब से आपको है कि इसका आंसर पेनिसिलिन है। अब मुझे आप सभी को पता होगा कि इसकी खोज जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की, ठीक है ना। नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिए, 1928 में यानी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये एक प्रकार की फफूंद है। फफूंद तो आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों में ही
गिना जाता है उसको भी सेम को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। गायों का गायों में दुग्ध उत्पादन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो गायों का स्वास्थ्य से दुग्ध उत्पादन का लेना देना तो है, लेकिन निर्धारण नहीं किया जा सकता। पोषण जरूरत से भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। रोगों के प्रतिरोध से भी नहीं। वृद्धि दुग्ध स्त्रावण काल से निर्धारित किया जा सकता है, भाई कितने समय तक दूध देगी, इसलिए तो आप निर्धारित करोगे कि गायों में कितना दूध उत्पादन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 12 सेंटीमीटर कोर वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 12 सेंटीमीटर कोर मतलब ए का मान दे रखा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 6a²। ठीक है ना। ए का मान दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144, 144 में 6 का गुणा कर दीजिए, 144 इंटू 6 हमारा आंसर। तो 6 चौक 24, 4 इकाई का अंक वैसे ही फोर्थ ऑप्शन में नहीं, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर, पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाँ, एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। विद्युत धारा में कमी करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है ना। विद्युत धारा में कमी करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिरोधक क्या करता है? विद्युत धारा में कमी करता है, इसको जोड़ेंगे। अब ये बोल रहा है प्रतिरोधक को कैसे जोड़ेंगे, ये बोल रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, हाँ तो दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिरोधक को परिपथ की श्रेणी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, या तो फिर समांतर में जोड़ेंगे या फिर श्रेणी में। तो श्रेणी का मतलब होता है जैसे कि ये परिपथ है आपके पास, ये पहले तो विद्युत स्रोत है, और यहाँ पे हमारे पास परिपथ है कुछ भी, जैसे मान लिया है कुंडली ले ली हमने, इसके अंदर जा रहा है। अब इसमें कहाँ जोड़ेंगे आप? समांतर क्रम का मतलब होता है कि ये कुंडली यहाँ जुड़ी हुई है और आप यहाँ पे जोड़ रहे थे प्रतिरोध को, प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ने का तो कोई सेंस ही नहीं ना, विद्युत धारा तो यहीं से सीधे जा रही है। और श्रेणी क्रम का मतलब होता है आपको यहीं जोड़ना है, तो बिल्कुल आप यहीं जोड़ेंगे तभी तो ये विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो आपको कहाँ जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है ना। आपको समझा जाता है कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं और समांतर क्रम किसे कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे? परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 24 है, कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? कौन सा भाग मदद करता है? न्यूक्लियस या नाभिक मदद करता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में, ठीक है ना। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही नाभिक होता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण क्यों किया जाता है? केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, यही बात सही है। केवल टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ये भी बात सही है। तो सभी बात सही है, अर्थात तो सभी हमारा आंसर है, कुछ भी गलत तो बोला नहीं है। तो तीनों ही बातें पोलियो से ही रिलेटेड है। हाँ, एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास। तो पहले तो हमको क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। अब ये जीवा बना ली। अब जीवा की लंबाई क्या है? ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? केंद्र ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, केंद्र से हम क्या करेंगे? इस पे लंब खींचेंगे, ठीक है ना। इस पे लंब खींच दिया और यहाँ इसकी त्रिज्या बना लेंगे। तो केंद्र से इसकी जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है ये क्या है? 24 है। ये लंबाई पूरी 20 है, तो ये आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10। हमेशा जो हम लंब खींचेंगे वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यहाँ की आधी दूरी 10 हो जाएगी और ये भी आधी दूरी 10 हो जाएगी। अब क्या बन गया हमारे पास? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम क्या निकाल लेंगे? ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या हम निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है? ये कर्ण है त्रिज्या हमारे पास, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देते हैं, लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 576 होगा।
और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 676। 676 जो है वो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 676 का अंडर रूट, क्या होता है इसका अंडर रूट होता है 26, तो कर्ण का मान हो गया 26, अर्थात हमारे पास त्रिज्या आ गई 26, तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का दोगुना, 26 का दोगुना क्या होगा 52, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक तार 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यदि तार को 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत में फिर से मोड़ा जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, 27 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, करके बताइए। अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं हो तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। 28वां क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, फिर भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लिष्ट तंतुओं की तुलना में गर्मियों में पहनने में आसान क्यों होती है। तो गर्मियों में क्यों पहनते हैं हम कोई भी कपड़ा, जो कौन सा कपड़ा पहनते हैं जो वजन में हल्का हो, रसायनतः अभिक्रिया से तो इसका कोई वो ये नहीं, वजन में हल्की होती है, ये बात सही है, और प्रत्यास्थता भी इसकी अच्छी होती है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। जल रोधक तो होती नहीं, आग नहीं पकड़ती, इसका कोई सेंस नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाँ, गाय की नस्लों में से कौन सी एक देसी नस्ल है, तो देसी नस्ल जो है, देखिए देसी नस्ल इनमें से साहीवाल हमारी देसी नस्ल है, ठीक है। देसी नस्लों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, गाय की कुछ देसी नस्लें जो अधिकतर पूछी जाती है, जैसे कि एक साहीवाल हो गया, गिर, थारपारकर, लाल सिंधी, ये 4 नस्लें खास करके पूछी जाती है हर पेपर में। क्या क्या नाम बताए हैं मैंने, साहीवाल, गिर, थारपारकर और लाल सिंधी, ये चारों जो है ये गाय की देसी नस्ल है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, अंक दे रखे हैं। यदि प्रत्येक वर्ग अंतराल का परिमाण 10 है तो उपयुक्त आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता बंटन तालिका में निरूपित करने के लिए आवश्यक वर्ग अंतरालों की संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना है, वर्ग अंतराल बनाना है और उसका परिमाण जो है वो 10 है, अर्थात 0 से हमको स्टार्ट करना है 10 तक, इसमें कितनी संख्या आ रही होगी तो लिखिए, फिर 11 से 20 तक, इसी प्रकार से लास्ट तक हम कितने वर्ग अंतराल बनाएंगे जिसमें कि ये सारी संख्या आ जाएगी। तो 0 से 10 तक में आएगी, बिल्कुल आएगी 6 8, और लास्ट लास्ट कहाँ तक जा सकता है ये, अधिकतम बड़ी संख्या है 98, तो 98 किस वर्ग अंतराल में आएगी, 91 से 100 वाले वर्ग अंतराल में आएगी, उससे बड़ी संख्या थोड़ी कोई है, नहीं। मतलब हम 0 से लगा के 91 से 100 तक के वर्ग अंतराल बनाएंगे, तो कितने वर्ग अंतराल बनेंगे आप बना के देखिए, ठीक है ना, कितने बनेंगे 10 वर्ग अंतराल बनेंगे, ठीक है ना, 0 11 21 31, इसी प्रकार से 91 तक 10 वर्ग अंतराल बनेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो हमारा आज का पेपर जो है ये यहीं पे समाप्त होगा। आप जो है प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चलनी चाहिए।